आज के मेहमान हैं गौरव बिस्सा, जो इनक्रेड इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार ने डबल सेंचुरी लगा दी है। क्या ये मान लिया जाए कि शॉर्ट टर्म का बॉटम बन गया, अब यहाँ से ऊपर ऊपर चलेगा कुछ और 400-500 पॉइंट? गुड मॉर्निंग। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा था कि यहाँ पे जुलाई में 5% की अपसाइड लग रही है, वो आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आ सकता है मोमेंटम, लेकिन जो क्रिटिकल लेवल है वो है 16,550, जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हर्डल लगेगा। तो 16,550 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है टूवर्ड 16,800 69 के करीब में। तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, लेकिन क्लोजिंग आ जाए, कंफर्मेशन आ जाए, उसके लिए करना चाहिए। ये मार्केट जो है वो कंफर्मेशन आने के बाद में ट्रेड करो, उसके लिए है थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपको कन्विक्शन ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रुझान भी इसमें लग रहा है कि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो मुश्किल है, मैं वेट जरूर करूँगा। ओके, तो ये एक तस्वीर बन रही है। और बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है कि निफ्टी? देखिए, चाहे आप डेली देखिए या वीकली देखिए, सभी टाइम फ्रेम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर आप उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट्स भी अगर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट छोटे अवधि में आया था, वीकली पे आना बाकी है। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं समझता हूँ अगले कुछ एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स के लिए बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। डे टू डे में ना हो, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे, रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। और अगर आप कंपोनेंट्स भी देखेंगे तो आईसीआईसीआई में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एसबीआई में ब्रेकआउट्स हुआ है, तो हैवी वेट्स में ब्रेकआउट्स है, ये पुश दे सकते हैं। एचडीएफसी बैंक एक मात्र थोड़ा सा उसका कमजोर कड़ी आप कह सकते हैं, फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसने मोमेंटम पिक कर लिया तो यहाँ पे काफी और शानदार आपको अपसाइड देखने मिल सकती है। ओके, अच्छा, कोई एक शेयर जो आपको अच्छा लग रहा हो इस वक्त इस बाजार में? बलरामपुर चीनी काफी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे स्ट्रक्चर, हमने अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पे फ्यूचर्स में सलाह दी है। थोड़ा ऊपर है बट यहाँ पे भी बाई किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग इसमें एक्यूमुलेशन के बाद में स्टॉक जो है ब्रेकआउट हुआ है। ओआई बिल्डअप इसमें हमको देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप 370 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, ऊपर में स्टॉक जो है 390 395 के लेवल्स दिखा सकते हैं। चलिए दर्शकों के पास चलते हैं तुरंत। सोनू गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ये सवाल है कि मैं एक नाल्को का शेयर लिया हुआ हूँ, 3,000 क्वांटिटी लिया हुआ हूँ उसका, 27 के 87 के रेट पे मैं उसको बाइंग किया हूँ सर। तो ये कहाँ तक मैं इसको सेल कर सकता हूँ सर? अभी तो आपको नुकसान है करीब 11-12 रुपए का। हाँ 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 सर। तो ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था कि लंबा रुकने का मूड है? नहीं, जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ताकि एक आध महीना में उसका प्रॉफिट हो जाए। एक आध महीना में? गौरव, एक आध महीने में मुनाफा होगा इनको? ये नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें? जी जी, नाल्को। देखिए, अगर स्पेस देखा जाए तो मुझे अच्छा लग रहा है मेटल स्पेस। ओवरऑल उसमें अगर देखा जाएगा तो मेरा टॉप बैट हिंडल्को था, जहाँ पे काफी अपसाइड आ चुकी है। सेकंड टॉप बैट जो है वो मेरा नाल्को ही है, जहाँ पे एक अच्छा आवली चार्ट्स पे हमको डबल बॉटम देखने मिला, ब्रेकआउट्स देखने मिले, सस्टेन हो रहे हैं। यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर इनको है कि एक महीने में मिलना चाहिए, थोड़ा वो मुश्किल लगेगा। निफ्टी जो है एक काफी बड़ा लेवल्स पे आ चुकी है, और यहाँ पे स्टॉक जो है वो 7273 वाला 75 होगा, इसमें इतना मोमेंटम फिलहाल नहीं आया है, सो फार अंडर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे आप बने रहिए, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सेशन हो गया तो 80 से 82 रुपीज तक के लिए लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, वहां पे रिव्यू कीजिए। ओके, चलिए एक और फटाफट सवाल लेते हैं। हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं मार्शल कुमार। मार्शल जी नमस्कार। आपका नाम मार्शल है? हाँ जी। अरे वाह, बड़ा बढ़िया नाम। ये कैसे, मतलब मार्शल कैसे रखा? डैडी आर्मी में तो उन्होंने रख दिया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। मार्शल कुमार जी, बताइए मार्शल जी, क्या आप मदद करें आपके? हाँ सर, ये जब स्टार्टिंग किया था मैंने ट्रेडिंग का, मैं इन्वेस्ट किया था, टेक सॉल्यूशंस लिया था 68 के प्राइस पे। उसके बाद चेक नहीं किया काफी टाइम तक, अभी उसमें लॉस चल रहा है। 100 शेयर्स लिए थे, तो उसको होल्ड करूं या अभी एग्जिट हो जाऊं उससे, ये सब। ओके, गौरव जी बताइए क्या करें? टेक सॉल्यूशंस में इन्होंने जिस प्राइस पे लिया तो वहां से तो नीचे है, काफी नीचे है, होल्ड करें क्या ये? ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर देखा जाए तो उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा गिरावट देखने मिली है। लेकिन एक 20 से 21 रुपये ऐसा है जहाँ पे 3 बार हमने देखा है वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप उसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, ये सस्टेन हो गया तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे
जस्ट बिकॉज सपोर्ट के आसपास में है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, इसलिए मैं कहूँगा आप बने रहिए। 20 रुपये का स्टॉप लॉस किया। अभी कुछ दिन और बने रहिए मार्शल जी, देखते हैं कहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद एक कॉल हम लोग और दोबारा से लेंगे। अगला सवाल है जयेंद्र मेहता का राजकोट से। जयेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका। क्या मैं ये कह दूं, मेरे पास ये अपने यस बैंक का शेयर है 30 रुपये के भाव का। अच्छा 13 रुपया 60 पैसे भाव का 30,000। अरे वाह, एकदम ब्रेक इवन पे खड़े हैं आप। 13.60, 30,000 शेयर खरीद रखे हैं यस बैंक के। गौरव, यस बैंक में बहुत लोगों की दिलचस्पी है और इन्होंने भी खूब ले रखा है। बताइए क्या करें ये इनको, अभी तो एकदम इवन पे है, ये क्या करना चाहिए इनको। यस बैंक में इच्छा लोगों की इसलिए है क्योंकि काफी करेक्शन हो चुका है और डबल डिजिट के स्टॉक है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहता भी है। यहाँ पे मैं कहूँगा फिलहाल बने रह सकते हैं यहाँ पे, और आपके जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 10 रुपये का होगा। और अगर इसमें जो मोमेंटम है वो 16.5 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, उसके ऊपर आपका मोमेंटम शुरू हो जाएगा। फिलहाल बने रहिए, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, फिलहाल रेंज बाउंड मोड ही है, सपोर्ट इसके 10 रुपये के आ रहे हैं। ओके, तो ये रायबनी से छोटे टिकट साइज में लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा होती है, लेकिन अच्छा ये इसमें बहुत खबरें वबरें चलती रहती हैं, बीच बीच में आता है कि ये कुछ बेचने वाले हैं। अंजलि बत्रा का एक सवाल ट्विटर से लेते हैं फटाफट। इन्होंने मदरसन सुमी के 25 शेयर खरीदे 65 रुपये पे, 65 रुपये 40 पैसे पे। अब ये जानना चाहती है कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली है। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। स्ट्रक्चर इसका मल्टीपल टाइम में अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, तो आप अंजलि जी आपको ये सवाल लेना पड़ेगा। राहुल चड्डा जी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 800 शेयर लिए थे इन्होंने 2395 रुपये पे ट्रेडिंग के लिए। तो आज चूंकि खबर आ गई है तो बहुत ऊपर है स्टॉक, तो ये जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए इसमें। रिलायंस में 2395 इनकी खरीद है। देखिए यहाँ पे काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। अगर इनका नजरिया सिर्फ ट्रेडिंग का है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका नजरिया कि मैं 6 महीने होल्ड कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर से काफी बेहतरीन है। कोविड के बाद में अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे क्लाउड फाइनल सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं आया है, वहां पे आके काफी अच्छे ऑप्शन। फिर ये अगर आप एग्जिट रिवर्सल देखेंगे अभी वो क्लाउड से ही हुआ है, तो मुझे ये स्टॉक जो है वो 27 रुपये उसके ऊपर का लेवल लग रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा, 10 दिन में नहीं होगा वो। तो अगर इनका ट्रेडिंग का रुझान है तो आप बुक कर लीजिए, और अगर कुछ महीने होल्ड कर सकते हैं तो उनको मुनाफा और मिल सकते हैं यहाँ से। तो राहुल भाई, अगर होल्ड करना है तो 6 महीने, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो सही समय शुक्रवार को इसके नतीजे भी हैं, तो वो भी देखना इसमें ज़रूरी होगा। तो ये था राहुल चड्डा का सवाल। एक सवाल क्विकली और ले लेते हैं, जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। धीमन त्रिवेदी गांधीनगर से। धीमन जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मैं CNBC आवाज का रेगुलर वॉच करता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर। सर मैंने अंबर एंटरप्राइज लिए थे 3 महीने पहले, हाँ, अलग अलग भाव से, तो वो एवरेज बनता है मेरा 2800 का, और मैंने 40 शेयर लिए हुए हैं। ओके, आई वांट टू नो वेदर आई शुड एग्जिट और होल्ड ऑन। गौरव क्या करें, एग्जिट करें या बने रहें इसमें। अंबर एंटरप्राइजेस एवरेज कॉस्ट है इनकी 2800 रुपये और इस वक्त चल रहा है 2530 रुपये पे। देखिए एवरेजिंग की मैं सलाह यहाँ पे फिलहाल नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक ने जो बाउंस किया था सपोर्ट से, इमीडिएट सपोर्ट से, वो उसके 2100 के थे, तो वहाँ पे अगर एवरेजिंग नहीं की है तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा। आप बने रहिए। यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल आएगा आपको, और अच्छा खासा जो हर्डल आएगा वो आपको आएगा 2700 का। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसमें फिर मोमेंटम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रहिए, स्टॉप लॉसेस इसकी डीप रहे, क्योंकि एक लिमिटेड हिस्ट्री है स्टॉक की, और स्टॉक जो है वर्टिकल राइज थी और वर्टिकल फॉल रही है, तो ऐसे में सपोर्ट्स मिलना काफी डिफिकल्ट रहता है। जो प्रीवियस स्विंग लो है हम उसको जनरली सपोर्ट रखते हैं, लेकिन वो डीप स्टॉप लॉस रहेंगे। 21 में स्टॉप लॉस दूंगा तो काफी डीप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत भी माइनर सपोर्ट भी अगर आता है तो 2250 के नीचे का कोई सपोर्ट मुझे पहले मिल नहीं रहा है। 250 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे का जाकर एग्जिट कीजिए। 2700 के ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको मोमेंटम फिर देखने मिल जाएगा। 2700 के ऊपर जाएगा तो मोमेंटम नजर आएगा। गौरव रुकिएगा हमारे साथ, आप एक जरा रिजल्ट्स पे बात कर लीजिए। कंपनी का नाम है पॉलीकैब और कंपनी के CMD इंदर जयसिंह जी और CFO गंधर्व तुंगिया हमारे साथ है।
कंपनी जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए उसमें साल दर साल नतीजे तो आपको काफ़ी बढ़ के दिखेंगे। 48% की रेवेन्यूज में ग्रोथ, 132% एबिटा बढ़ा है यहाँ पे। लेकिन जब आप क्वार्टर नंबर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल वीकनेस देखने को मिलेगी। रेवेन्यू भी 31% गिरा, एबिटा 35% गिरा, मार्जिन में 0.6% की कमी आई है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि नतीजे ऐसे क्यों आए हैं और क्या रीजंस थे। बहुत बहुत स्वागत है सर साहब का CNBC आवाज़ पे। ईयरली और क्वार्टरली में बहुत डिफरेंस है नंबर में। आप मुझे समझाइए कि ये क्वार्टरली नंबर सीक्वेंसली इतने वीक क्यों दिख रहे हैं? हमारे बिजनेस के अंदर पहला क्वार्टर लगभग 20 से 22% कंट्रीब्यूट करता है और चौथा क्वार्टर लगभग 30 से 32-33% कंट्रीब्यूट करते हैं एनुअल टर्नओवर को। इसलिए चौथी तिमाही को पहली तिमाही से कंपेयर करके नहीं देखा जा सकता। अगर पहली तिमाही को हम लोग कंपेयर करते हैं गए साल की पहली तिमाही से, तो आप देखेंगे कि टॉप लाइन में लगभग 48% की बढ़ोतरी है जो सारे बिजनेसेस के अंदर है। केबल एंड वायर बिजनेस ने 48% बढ़ोतरी दर्ज करी है। FMEG बिजनेस जो हमारा कंज्यूमर बिजनेस है उसने लगभग 60% की बढ़ोतरी दर्ज करी है। तो एक काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। पहले क्वार्टर को अगर हम बेस मान के चलते हैं तो अभी तक का बेहतरीन पहला क्वार्टर है हमारी कंपनी के इतिहास में। लेकिन लास्ट ईयर का जो पहला क्वार्टर था वो बहुत मुश्किल के दौर से गुजरा था, कोविड में, वो वॉश्ड आउट क्वार्टर था और इसलिए लो बेस को इस बेस से कंपेयर करना भी मुझे लगता है बहुत उचित नहीं होगा। जबकि Q4 में और Q1 के बीच में रॉ मटेरियल की कॉस्ट नीचे आई है, फिर भी आपके मार्जिन पे प्रेशर दिख रहा है, क्यों? हमारा केबल एंड वायर बिजनेस जो लगभग 87% है टॉप लाइन का, वहां पे हमने हिस्टोरिकली 11 to 13% का एबिटा मार्जिन मेंटेन किया है। इस क्वार्टर में भी लगभग उसी मार्जिन के अंदर हमारा काम किया। FMEG मार्जिन जो है वो लगभग 2% है इस क्वार्टर के अंदर एबिट में। जो 2026 का हमारा टारगेट है, वहां पे हम लोग 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करना चाहते हैं और वहां पे धीरे धीरे हमारे FMEG बिजनेस के एबिट और एबिटा मार्जिन इंप्रूव होंगे। ओके, अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो जय सिंघानी जी, क्या ये ग्लोबली जो सिचुएशन बनी है, जो इंडिया में सिचुएशन बन रही है, उससे डिमांड में कुछ कमी आती हुई दिख रही है क्या? क्योंकि Q4 से Q1 के बीच में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं आपके रिजल्ट में जो ये शायद दर्शा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डिमांड अब स्लो होना शुरू हुई है। वैसे भी आप कभी भी देखिए केबल एंड वायर में एवरेज फर्स्ट हाफ 42% का होता है, सेकंड हाफ 58% का होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में भी डिमांड कम होती है। और दूसरी बात है कि इस टाइम पे कमोडिटी डाउन है तो थोड़ी डिमांड वैसे भी कम है, पर रूरल की डिमांड काफी बढ़ते जा रही है, उसके हिसाब से उसका इफेक्ट कम आ रहा है। और अभी हमारे को लगता है कि ये महीने में पूरी कमोडिटी स्टेबल हो जाएगी तो नेक्स्ट मंथ से मार्केट वापस डिमांड पे कम हो जाएगी। आप कह रहे हैं ग्रामीण में अभी थोड़ी दिक्कत है, शहरों में मांग बेटर है, लेकिन रियल एस्टेट के नंबर को अगर आप एक्सट्रापोलेट करें तो वहां पे भी मंथ ऑन मंथ अब नंबर सेल्स के कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, रफ्तार थोड़ी ढीली पड़ती दिख रही, जो कि शहरों में खास तौर पे अगर आप वेस्टर्न और साउथ के मार्केट को देखें तो ये क्या ट्रेंड बनता जा रहा है क्या? नहीं, दो महीने के बाद ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रूरल एंड 2 टायर 3 टायर सिटीज में कंस्ट्रक्शन की डिमांड आज भी बहुत ज्यादा है और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हर एक को अब आज की तारीख में आफ्टर कोविड पीपल आर फीलिंग कि अपना घर होना चाहिए, तो अपने घर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन डिमांड काफी बढ़ रही है। कमर्शियल की डिमांड कम है, उल्टा रेजिडेंस की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। ओके गंधर्व जी, एक आपका जो इन्वेंट्री डेटा है वो ये दिख रहा है कि FY22 में जो था उससे ज़्यादा बढ़ गया है। ये बढ़ना क्या इशारा करता है? क्या मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि डिमांड थोड़ी थोड़ी स्लो हो रही है? जैसा भी इंदर भाई ने आपको बताया कि हमारा थोड़ा सा स्लो डाउन फील हुआ है जून महीने के अंदर, उसकी वजह से थोड़े से इन्वेंट्री डेज बढ़े हैं। अगर आप देखेंगे कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे जून में 93 डेज का इन्वेंट्री है, जो कि फिस्कल 22 के एंड पर 85 डेज का है, तो लगभग 7-8 दिन की बढ़ोतरी हुई है। प्रीडोमिनेंटली जून में जो स्लो डाउन था या स्लोनेस फील हुई थी, आगे के क्वार्टर में हमें लगता है कि हम इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा स्लो डाउन जून महीने में देखने को मिला। गंधर्व जी, एक राइकर यूनिट आपने सेल किया, तो इसका एडजस्टमेंट पहले कर चुके हैं या अभी करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। राइकर का जो हमने सेल किया था वो गए साल दिसंबर में किया था, उस साल में है, उसी क्वार्टर में उसका अकाउंटिंग पूरा हो गया था, उसका भी बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट। ओके गंधर्व जी, एक सवाल और है कॉपर को लेकर के। अगर इसकी इंटरनेशनल कीमतें देखें तो प्री कोविड के बाद इसमें एक बहुत बड़ा सर्ज आया
और इसको ग्लोबल इंडिकेटर भी माना जाता है इकोनॉमी को। तो अपने हाइस से तो ये करीब 40% नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी प्री पैंडेमिक से 40% ऊपर है। आपके बिजनेस का एक मेन इंग्रेडिएंट भी है ये। तो इसको अगर हम आपके बिजनेस के थ्रू समझना चाहें तो कैसे समझाएंगे आप? कॉपर में आपने जो बताया सही है, काफी गिरावट दर्ज हुई है, एल्यूमिनियम में भी गिरावट दर्ज हुई है। और दूसरी तरफ पे यूएसडी आईएनआर के अंदर आईएनआर डेप्रिशिएट हो गया है, सो कंबाइंड इफेक्ट में नेट गिरावट है। हमारे बिजनेस में 87% बिजनेस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आता है, जहां पे हम लोग मंथली बेसिस पे लिस्ट प्राइस रिवाइज करते हैं, और जितना भी चेंजेस है रॉ मटेरियल प्राइसेस में या यूएसडी आईएनआर में हम एंड कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। इसकी वजह से ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस हमारी पीएनएल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। जय सिंघानी सर, FY22 का मार्केट शेयर कैसा था और FY23 में कैसा रहेगा, गाइडेंस देनी चाहिए? हमारा इस टाइम पे मार्केट शेयर केबल वायर में 24% है, वो हम वैसा ही देख रहे हैं। 24 to 25 में जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट का डिमांड के हिसाब से विल कंटिन्यू एज द सेम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हो जय सिंघानी जी, जो मार्जिन इस वक्त है आपकी 11.5-12 के बीच में, क्या ये मेंटेन रहेगी या कमोडिटी प्राइसेस और नीचे आ रहे हैं और आपको ऐसा उम्मीद है कि डिमांड बढ़ेगी अर्बन या रूरल में दोनों में मिला के, तो ये थोड़ा इंप्रूव हो सकता है? कमोडिटी प्राइस से हमारे मार्जिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारी कमोडिटी जो भी है वो हमारी कमोडिटी मंथली 15 डेज के एवरेज पे बुक होती है और वही हिसाब से सेल होती है। तो हमारी प्राइस को हमेशा वो कंटिन्यूस माइनस प्लस करते रहते हैं, जितना घटता उतना गिराते हैं, जितना बढ़ता उतना बढ़ाते हैं। क्योंकि मार्केट का टेंडेंसी ऐसे बन गया है कि ऑल लास्ट मंथ एवरेज की सेल होती है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके हिसाब से बुकिंग होती है। ओके, तो हेज करके चलते हैं क्वार्टरली या 20 डेज के बेसिस पे, इसलिए कमोडिटी प्राइसेस का बहुत ज़्यादा असर शायद ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर्स के लिए। हम लोग फिर देखेंगे कैसे नतीजे आते हैं। तो पॉलीकैब एक लीडिंग प्लेयर है FMEG का, और अभी आपने सुना मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, हालांकि थोड़ी स्लो उनको दिख रही स्लोइंग डाउन हो रहा है जून के महीने में। गौरव, पॉलीकैब आउट परफॉर्मर रहा है, इस वक्त 2236 पे ट्रेड कर रहा है। क्या नतीजे सुनने के बाद आपको लगता है कि इस पे ट्रेड लेना चाहिए लोगों को? देखिए, मैं जनरली फंडामेंटल्स तो फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं वो बेस पे तो राय नहीं दे पाऊंगा। बट अगर मैं चार्ट्स अगर देखता हूँ, जो मैं दिन रात देखते रहता हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो एक रेंज में था और एक सपोर्ट लेके रेंज में एक ऊपर स्टॉक जो ऊपर आया। मल्टीपल सपोर्ट्स हमको देखने मिले हैं 2100 के आसपास में। तो मैं समझता हूँ अगर कोई होल्ड कर सकता है, आप फ्रेश बाइंग भी करना है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। 2100 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और एक रेंज में है, तो आप रेंज के लिए प्ले कर रहे हैं तो मे बी 2400 2500 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ब्रेकआउट्स काफी ऊपर में आएंगे, लेकिन किसी को रेंज के लिए प्ले करना है कि सपोर्ट्स के नजदीक बाउंस के लिए प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, एक सवाल ट्विटर पे आया है, सुंदर है, इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में 4100 की कॉल ली है जुलाई महीने की एक्सपायरी की 75 रुपये पे। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इनको? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर में मुझे खराबी नहीं लग रही है। आवली चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिला है, ब्रेकआउट है, अच्छे जिसमें पोजीशन से बने थे। तो यहाँ पे थोड़ा और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे बने रहिए, कॉस्ट के नजदीक ही है, इनके ज्यादा ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं है, यहाँ पे नजदीक ही है, बने रहिए। आप 4025 का स्टॉप लॉस रख लीजिए स्पॉट में। ये सस्टेन अगर हो गया तो आपको काफी अच्छी अपसाइड आपको आने वाले समय में देखने मिल सकती है। ओके, कनेक्ट। चलिए एक और सवाल लेते हैं। पुनीत वर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैंने HDFC लाइफ का स्टॉक ले रखा है, 630 स्टॉक है मेरे पास, करीब 536 रुपए पे। तो मुझे सर ये जानना है कि इसका मतलब आगे मुझे क्या करना चाहिए। पुनीत जी, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? नहीं सर, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई नहीं ली है सर। क्या ऐसा क्यों किया भाई? इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी है? नहीं, हेल्थ वाली ली कि नहीं ली है? नहीं सर, अभी मैंने कोई भी नहीं ली। अरे भाई, पहला काम आप एक हेल्थ पॉलिसी खरीदो, किसी भी जो आपकी अच्छी कंपनी है, जो बेटर ऑफर दे रहे हो, और उसके बाद एक लाइफ की भी लेनी चाहिए। मैंने तो इसलिए पूछा था कि पता नहीं किसकी हो आपके पास, लेकिन आप पहला काम आपको एक हेल्थ पॉलिसी लेना है। अब आपके सवाल का जवाब लेते हैं। गौरव, HDFC लाइफ 630 पे, 630 है 536 68 पे, बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, स्ट्रक्चर तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें एक मेजर सपोर्ट्स थे, उसको तोड़ के स्टॉक जो है नीचे आ रहा है। 650 के इसके सपोर्ट्स थे। यहाँ पे कोई सपोर्ट जो नेक्स्ट मैं देख पाऊँ, हेडलाइन सपोर्ट जो है वो 500 का होगा।
स्ट्रक्चर उसका थोड़ा खराब है, 500 के नीचे आते पर एग्जिट कीजिए। मुझे इंश्योरेंस स्पेस में जो एक ही स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है वो है SBI लाइफ। लिस्ट होने के बाद में जो इसने ब्रेकआउट्स दिए थे उसको सस्टेन करके रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो प्रोबेबली वही एक स्ट्रॉन्ग नेम है इसके अंदर। फिलहाल बाकी जो स्टॉक्स है वो डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। ओके, तो पुनीत जी आपके लिए ये राय है और आप इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए। एक सवाल और लेते क्विकली, समय है अभी। विवेक जोशी थाने से लिख रहे हैं कि इन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन लिया है 45 रुपये 50 पैसे पे, 450 क्वांटिटी। अभी ये तो बढ़िया मुनाफा हो गया, क्या करना चाहिए इनको? देखिए बिल्कुल अच्छा है ये। PSU स्टॉक्स में अगर आप पैसा बना रहे हो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 94 का एक सपोर्ट लेके बेस फॉर्मेशन बना के स्टॉक जो ऊपर आया, तो मैं बॉटम तो नहीं कहूँगा लेकिन एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन आपको 94 के करीब देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 30% 40% बुक कर लीजिए, बाकी आप 94 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अच्छा, एक बहुत ही क्विक कॉल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 250 पे 200 शेयर बने रहे, क्या करें? यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, प्रीवियस ब्रेकआउट रिटेस्ट करके स्टॉक जो ऊपर आया बने रह सकते हैं। तो इस पर बने रहिए। रोहित यादव जी का सवाल था ये। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए, मदद करने के लिए। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।